तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और उसका दादा दोनों लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पीछे से अपना नगुआ खड़ा होकर उन लोगों को देख रहा होता है। दादा एक अटैक करते हुए कहता है, आज सुबह सुबह ही मैंने सुना जू फैमिली का फार्मासिस्ट पागल हो गया है। इन सभी के पीछे तेरा हाथ है क्या लाडले, बता दे। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तो बस बदला ले रहा था। दादा हंसते हुए कहता है शाबाश शाबाश, वेल डन माय ग्रैंडसन, तूने तो आग लगा दिया, मजा आ गया, मेरे दिल को ठंडक 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 पहुंच गई। तभी वहां पर यून्ना आता है। वो कहता है, दादाजी झांग जैक से अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आपसे मिलने के लिए आया है, बताइए क्या करूं, उसे धक्के मार के भगा दूं। दादा कहता है, नहीं, उसे अंदर आने दो। अब हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना दादा आ चुका होता है। झांग कहता है, मैं यहाँ आज तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, मुझे फंसाया गया है, गुमराह किया गया है, माफी के तौर पर मैं तुम्हारे लिए एक पेंटिंग लेकर आया हूँ, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। दादा उस पेंटिंग को ले लेता है और गुस्से से कहता है, तुम मुझे इतना छोटी सा पेंटिंग में फुसला लोगे, तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या, तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद जब वो पेंटिंग खोलकर देखता है, उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है, जबान जबड़ा सब बाहर आ जाता है। वो कहता है, ये तो ऑथेंटिक वर्क ऑफ जैंग बानी क्या है। अरे पोते मुझे लगता है अंकल को माफ कर देना चाहिए, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ जाओ, उनके बेटों को देख लो, उसका इलाज कर दो। मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है, अरे दादा आपका एटीट्यूड कहाँ गया, आपका ईगो कहाँ गया, इतना हल्दी आप एक पेंटिंग में छोटे मोटे पेंटिंग से पिघल गए। डॉक्टर लिू कहता है, मेरा नाम लिू चांगे है, मैं डोंगहाई सिटी में जनरल हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर यांग, आपको पता ही होगा हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आप दुनिया में एक लौते बंदे हैं जो यंग मास्टर झांग की जान बचा सकता है। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सब सुनकर डॉक्टर लिू और झांग दोनों लोग खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आधा घंटे के बाद झांग के बेटे के पास पहुंच चुका होता है। वो उसके हाथ की पल्स चेक करते हुए कहता है, ठीक है मुझे तुम्हारी बीमारी का पता चल चुका है, अब मैं तुम्हारा इलाज करना शुरू करूंगा। वो भी कहता है ठीक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक पिल निकाल लेता है। वो कहता है, ये कीबाओ ब्लड जनरेटर पिल है, इसे खाने के बाद तुम्हारा बोन मैरो पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हारे शरीर के अंदर का सारा खून फिर से बन जाएगा। इतना सुनने के बाद वेई मिंग उस पिल को हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से ले लेता है और उसे घूर घूर के देखने लगता है। वो बहुत खुश होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसके अलावा तुम्हें थोड़ा दर्द भी होगा, क्या तुम उस दर्द को सह सकते हो। वो भी कहता है, हाँ मैं दर्द को सह सकता हूँ, डॉक्टर यांग आप मेरा इलाज करना जारी रखिएगा। इतना कहने के बाद उस पिल को गप खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके हाथ के नस में नीडल लगा देता है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। वो चिल्लाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उसके हाथ से थोड़ा थोड़ा पता नहीं काला टाइप का कुछ धुआं टाइप का निकलने लगता है और पूरे कमरे में फैल जाता है। सभी लोग अपना नाक बंद निकल लेते हैं। डॉक्टर लिू कहता है, इतनी गंदी बदबू आखिर आ कहां से रही है इस कमरे के अंदर, ऐसा लग रहा है शिनचान का बाप अपना मोजे का जोड़ा ही छोड़कर चला गया हो। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने भी अपने नाक पर कुछ तो लगाया होता है जिससे उसको बदबू नहीं आ रही होती है। वो हंसते हुए कहता है, मेरे पिल को कम समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 7 अनमोल जड़ी बूटियों से मिलकर बनी है और मेरी ड्रैगन नीडलिंग टेक्निक इसके साथ कंबाइन करने के बाद इसके शरीर के अंदर ऊर्जा और रक्त दोनों नियंत्रित हो जाता है। 1 घंटे बाद डॉक्टर लिन एक रिपोर्ट लेके आता है। वो कहता है, चमत्कार हो गया, ये देखो यंग मास्टर झांग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उनका ब्लड सेल्स भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। डॉक्टर लिन दौड़ते हुए कहता है, अरे क्या ये बात सच है, मुझे दिखाओ जल्दी, डॉक्टर लिन मुझे रिपोर्ट दिखाओ, मुझे देखना है रिपोर्ट। और वहीं पर झांग इतना खुश हो जाता है, सीधे हमारे मेन कैरेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है, डॉक्टर यांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। आज से मैं यंग फैमिली का सेवा करूंगा, जैसे लेकिन सेवा करूंगा, सबकी सेवा करूंगा, दिन रात सेवा करूंगा, दिलो जान से सेवा करूंगा। मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं आपको ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ, लोगों का जान बचाना मेरा काम है। तभी वहां पर एक बंदा आता है। वो कहता है, डॉक्टर यांग मैंने ब्लड सैंपल को तैयार कर दिया है, प्लीज उसकी एक बार जांच कर लीजिएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है। अब हमें लैबोरेटरी का सीन दिखा जाता है। तो गाइस इसका नाम बहुत मुश्किल है, मुझे लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो क्या करूं यार, जो भी इसका नाम है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर मतलब यहाँ पर आ चुका होता है। वो उस ब्लड सैंपल को उठाता है और उसे हिला हिला के चेक करने लगता है। तभी अचानक से उस बोतल के अंदर जो ब्लड था वो डीमन बन जाता है, उसकी आंख आ जाता है, मुंह आ जाता है। वो कहता है, यांग इरफान मैं तुझे मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, ये छोटा मॉन्स्टर तो बोल भी सकता है, क्या बात है। अब हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा कहता है, मिस्टर झांग के बेटे का इलाज बहुत सक्सेसफुल हुआ है, हम उनके बेटे का लगातार 3 दिन तक ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा तब हम उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे देंगे, यानी घर जाने देंगे उन्हें। डॉक्टर लिन खुश होते हुए कहता है, डॉक्टर यांग सचमुच डिवाइन डॉक्टर कहलाने के हकदार है, क्यों ना हम उन्हें अपने हॉस्पिटल में स्पेशल डॉक्टर के रूप में रख लेते हैं। वाह वाह वाह, इतना सोचते ही मजा आ जाता है, क्या बात है, मजा आ जाएगा। डॉक्टर लिू कहता है, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, डॉक्टर यांग इंडिपेंडेंट डॉक्टर है, वो किसी के अंडर रह के काम नहीं करेंगे, वो ऐसे बंदे हैं जिन्हें आजाद रहना पसंद है, वो अपने मर्जी के मालिक है, तुम किसी भी कीमत पर उनसे काम नहीं करवा पाओगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ वो डोंगहाई छोड़ने से पहले जितना हो सके उतने मरीजों का इलाज कर। फिर वो लोग वहां से चल जाते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से उन लोगों को देख रहा होता है और
और अपने मन में कहता है ठीक है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जितने लोगों का इलाज करूंगा मुझे उतना गोल्डन मेरिट पॉइंट कमाने का मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं झांग खुशी से पागल हो जाता है। वो कहता है डॉक्टर यांग आप कहाँ थे, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, इसके लिए मैंने अभी तक आपको ठीक से धन्यवाद नहीं कहा है। बेटे अपने लाइफ से वीर को धन्यवाद कहो। वो कुछ कहने जा ही रहा होता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बीच में उसे टोकते हुए कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मतलब बहुत सारे सवाल पूछूंगा, उसका सही जवाब देना मुझे उम्मीद है तुम मेरे सवालों का बड़े ईमानदारी से जवाब दोगे। वो भी कहता है ठीक है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो भी मुझे पता होगा। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम हाल ही में साउथ ईस्ट एशिया घूमने के लिए गए थे या फिर क्या किसी अजीबोगरीब जगह पर गए थे। ये सब सुनकर वे मिंग चौंक जाता है, घबरा जाता है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहता है हाँ मैं गया था, लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला। हाल ही में मैं थाईलैंड गया था और वहाँ 1 महीने रुका भी था। मुझे वहाँ पर 2 लोकल बंदे मिले थे, उन्होंने मुझे टेम्पल घुमाने के लिए कहा, मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उन लोगों के साथ चले गया। क्या आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या कुछ गलत हो गया है। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम जिसे बीमारी समझ रहे हो वो बीमारी है ही नहीं बल्कि वो एक श्राप है, तुम्हारे ऊपर किसी ने श्राप लगाया, टेम हेड का श्राप। ये सब सुनकर बाप बेटे दोनों लोग चौंक जाते हैं, उनके माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहता है व्हाट द फक, ये क्या बकवास है, हमारे ऊपर मतलब मेरे बेटे के ऊपर किसी ने श्राप लगा दिया। तभी वो छोटा मोस्टर फिर आ जाता है और हंसते हुए कहता है यांग इनफान तूने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया है, मैं तुझे मार कर रहूंगा, किसी भी कीमत पर मार कर रहूंगा। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी फट जाती है, चौसट हो जाती है। वो कहते हैं अरे बाप रे यहाँ डीमन आ गया, ये तो एक डीमन है, भागो भागो मम्मी अब क्या होगा हमारा। मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोग घबराओ मत, मैं इसे देख लूंगा। इतना कहने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। नहीं अपने पावर को एक्टिवेट नहीं करता बल्कि एक सील निकाल लेता है और उसी सील से उस छोटे मोस्टर के ऊपर अटैक करता है। वो सील सीधे उस मोस्टर को लगने ही वाली होती है। वो मोस्टर कहता है बचाओ मैं गया खत्म, ब्लास्ट हो जाता है, धमाका हो जाता है, वो छोटा मोस्टर खत्म हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे लगता है यंग मास्टर झांग के पीछे कोई पड़ा है, इसके पीछे जरूर यंग टेम्पल का हाथ होगा। प्रेसिडेंट झांग ध्यान से सोचिए, क्या आपके फैमिली में कोई ऐसा ट्रेजर है जिसे लोग पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो भी घबराते हुए कहता है हाँ अब जब इस बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैंने 3 साल पहले एक वज्र पिस्तल खरीदा था, उसके ऊपर कुछ अक्षर खुदरे टाइप के लिखे थे जो मुझे समझ नहीं आया, क्या यह मैटर इसी से संबंधित है। मेन कैरेक्टर कहता है प्रेसिडेंट झांग क्या आप मुझे बता सकते हैं उस वज्र पिस्तल पे बुद्धा के कितने चेहरे बने हुए थे। वो भी कहता है उस वज्र पिस्तल पे बुद्धा के 4 चेहरे बने हुए थे। मेन कैरेक्टर कहता है अरे ये तो बहुत अजीब है, जहां तक मुझे पता है वज्र पिस्तल पे बुद्धा के सिर्फ 3 ही चेहरे होते हैं, लेकिन आपके पास जो वज्र पिस्तल है उस पे बुद्धा के 4 चेहरे हैं। अगर मैं सही हूँ तो ये एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हेडमास्टर के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये सब सुनकर झांकी फट जाती है, उसकी आंखें, जीभ, जबड़ा सब बाहर आ जाता है। वो डरते हुए कहता है डॉक्टर यांग अगर मैं उसे फेंक दूंगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, बताइए। मेन कैरेक्टर कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट झांग, ये सिर्फ आम लोगों के लिए मुसीबत हो सकता है। इतना सुनते ही प्रेसिडेंट झांग के दिल को ठंडक मिलती है, वो एक लंबी सांस लेता है और अपना पसीना पूछने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है, बाकी कल्टीवेटर उसे ट्रेजर के रूप में देखते हैं। इतना करने के बाद अपना मोबाइल निकाल लेता है और किसी को फोन लगाता है। फोन के दूसरी तरफ वाला बंदा फोन को पिक कर लेता है और वो कहता है हेलो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मिस्टर जियांग मेरे पास एक ट्रेजर है, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? जियांग कहता है ओ डॉक्टर यांग बात को इधर उधर मत घुमाइए, सीधे मुद्दे पर आइए। मेन कैरेक्टर कहता है मुझे अभी बुद्धा के 4 चेहरे वाले अवतार का स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट मिला है जो एक शांत स्वभाव वाले हेड मास्टर का था। अगर मैं सही हूँ तो बुद्धा के 4 चेहरों में से एक चेहरा है बीमारियों का, दूसरा चेहरा है वृद्धावस्था का, तीसरा चेहरा है विकलांगता का और चौथा चेहरा है मृत्यु का। यानी ये ब्राह्मण सेट के आत्माओं को नष्ट करने वाला वज्र पिस्तल है। तो गाइस हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जियांग पोलांग है और ये येलो फ्लेम आयरन गार्ड का इंस्पेक्टर है। हम देखते हैं ये सब सुनकर पोलांग डर जाता है और उसके माथे से पसीना चूने लगता है। वो घबराते हुए कहता है ये तो वही डिवाइन बुद्धा स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट है जो 20 साल पहले एक युद्ध में खो गया था। वो 4 चेहरे वाला बुद्धा पूरे संसार में कई इंस्ट्रूमेंटों में से एक इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत खतरनाक है, मुझे जल्दी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। उस स्पिरिचुअल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हमेशा प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों के लिए किया जाता है, सावधान रहना, अपना ख्याल रखना। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद फोन काट देता है और वहां से जाने लगता है। वो कहता है नगुआ मेरे साथ चलो। वो भी कहता है यस मास्टर और दौड़ के हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जाने लगता है। वो कहता है मास्टर यू लॉन्ग सेन ने सुना है आप डिवाइन बीस्ट पिल को रिफाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए समुद्र के नीचे जाना चाहता है ताकि आपके लिए रॉ मटेरियल ला सके। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं आपके दादाजी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढना चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है क्या, लेकिन तुम डोंगहाई क्यों जाना चाहते हो? एक सेकंड रुको, क्या तुमने अभी कहा यू लोंग सेंग बात कर सकता है? मैंने इससे पहले किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट को इंसानी भाषा बोलते हुए नहीं सुना है। नगुआ कहता है मतलब अपना सरगुआ कहता है हाँ मास्टर मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यू लोंग सेंग तूने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है, मैं तुम्हारा इंसानी रूप देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। देखना एक दिन तुम सभी स्पिरिचुअल बीस्टों का
था सुप्रीम एम्परर बनोगे। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन डोंग है बहुत बड़ा है। 3000 किलोमीटर के नीचे बहुत सारे प्राचीन स्पिरिचुअल बीस्ट रहते हैं, इसलिए सावधान रहना। 3000 किलोमीटर के नीचे जाने की कोशिश मत करना। वो दोनों लोग भी कहते हैं ठीक है मास्टर, और नमस्कार करने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांगजांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अपनी रुओ कहती है किंग जी रुको, मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रही हूँ। तुम्हारी रोसेल पाउडर की वजह से जियांगजांग में प्रदर्शनी बंद हो चुकी है। तुम इतने परेशान क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हें गेमोफोबिया है या कुछ और? किंग जी कहती है सिस्टर रुओ बकवास करना बंद करो, जल्द ही यांग इनफान के दादाजी का बर्थडे आने वाला है, मुझे उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। तभी वहां पर एक लड़की आती है, वो कहती है अजी नमस्कार, मैंने अभी अभी आप दोनों ब्यूटीफुल लेडी को बात करते हुए सुना, आप दोनों गिफ्ट खरीदने के बारे में बात कर रहे थे। मेरे अंकल बहुत स्पेशल थाई गिफ्ट की दुकान चलाते हैं, अगर आप देखना चाहती हैं तो मैं आपको वहां पर ले जा सकती हूँ। ये सब सुनकर किंग जी खुश हो जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहती है वाह, एक बहुत स्पेशल थाई गिफ्ट की दुकान, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चलते हैं। वो कहती है ओहो, हमारी होने वाली दुल्हन को उस दुकान में बहुत इंटरेस्ट आ गया है, तो चलो चलते हैं। ये लड़की हमें वहां पर लेकर चलो। वो भी कहते हैं ठीक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लड़की इन दोनों को किसी सुनसान एरिया पे लेके आ जाती है, जो एकदम डरावना लग रहा होता है। दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। किंग जी कहती है दुकान कहाँ है, हम कितनी देर से चल रहे हैं, अभी तक दुकान क्यों नहीं आई? लेकिन वो लड़की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, वो सीधे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो फिर वो भड़क जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है साली तू हमें कहाँ ले जा रही है, और तू मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो लड़की पीछे मुड़कर इविल स्माइल में हंसने लगती है भाड़ में जाओ। इतना कहने के बाद एक अटैक कर देती है, अटैक नहीं करती, धुआं टाइप का कुछ तो करती है, जिसे वो लोग सूंघने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं धड़ाम। तभी वहां पर एक बंदा आता है, वो हंसते हुए कहता है यांग इनफान तेरी वाइफ अब मेरे कब्जे में है, मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तू अपने वाइफ को चुनेगा या चार चेहरे वाले बुद्धा को तो गाइस अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम बाली मिंग है। ये बंदा किसी को भी शराब दे सकता है, ये शराब देने में बहुत मास्टर है, इसी ने वेई मिंग के ऊपर शराब लगाया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें पैसिफिक हिल विला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्लू पानी 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 होता है। वहीं पर अपनी किंगी नहीं यार मिस एलिस लेट कर किताबें पढ़ रही होती है। तो गाइस मिस एलिस यानी लीन एकदम बॉम्ब लग रही है, स्विम सूट में बॉम्ब लग रही है, अगर बिना कपड़े के होती तो आइटम बॉम्ब लगती, मजा आ जाता सच कहूं। तभी वहां पर एक नर्स आती है, वो कहती है मिस एलिस आपके ब्लड सेल्स में परिवर्तन हुआ है, यह जरूर कल की प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। वैसे क्या आप ड्रैगन ग्रुप जाना चाहती हैं, क्योंकि बॉस आपको देखना चाहते हैं। मिस एलिस उठती है और एक वाइन का ग्लास उठाती है, वो कहती है भूल जाओ फेंग फेंग, मैं वहां पर कभी भी नहीं जाने वाली, वैसे भी मैं यहाँ आने से पहले अपने शरीर की चेकअप करवा ली थी, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेरी खानदानी खून की खामी है। ड्रैगन ग्रुप मेरी मदद करने में नाकाम रहा है, इसलिए मुझे केवल खुद पर निर्भर करना पड़ेगा। 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता का मौत हो गया था, और अपने मन में कहती है मैं वहां पर जाकर रहूंगी, जाए जैसे वहां पर जाकर रहूंगी। तो गाइस ये कहां पर जाने की बात कर रही है हमें नहीं पता, आगे पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। फैंग कहती है तो ठीक है, मैं आपको आपकी शांति के लिए एक नुस्खा लिख देती हूँ, लेकिन हमारी मिस एलिस उसको ध्यान ही नहीं देती, इग्नोर मार देती है, वो तो गट 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 करके शराब पीने लगती है। तभी वहां पर एक लड़की आती है, जो कि हमारे मिस एलिस के खाली गिलास में वाइन भरने लगती है। वो कहती है मिस एलिस आज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है, जब मैं सड़क से आ रही थी तब मुझे एक लड़की दिखी, जो होंगसिया की 2 लड़कियों को अपने वश में कर कहीं लेके जा रही थी। तो बताओ ये इंटरेस्टिंग है ना? ऐसी घटनाएं सड़क पर हर दिन होती रहती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात उनका बैकग्राउंड, वो कोई और नहीं स्टार ओशन इंटरनेशनल बिल्डिंग की डायरेक्टर थी, और दूसरी उसकी सेक्रेटरी थी। इतना कहने के बाद वो सीधा दारू का बोतल उठाकर गोप 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 करके पीने लगती है। ये सब सुनकर मिस एलिस के हाथ से वाइन का ग्लास छूट जाता है, नीचे गिरकर फूट जाता है। वो एकदम इविल मोड में आ जाती है और कोल्ड वॉइस में कहती है बताओ मुझे वो लोग कौन थे, उनका नाम क्या है, मुझे बताओ। और वहीं पर उस लड़की की फट जाती है, फट के चौसठ हो जाती है, एकदम घबरा जाती है, डरा जाती है, और डरते डरते कहती है वो ये किंग जी और गुरुओ थी, और अपने मन में सोचती है बाप रे मिस एलिस जब से बेस कंस्ट्रक्शन रियलम पे पहुंची है तब से उनका और बड़ा खतरनाक हो गया है, मेरी फट के 64 हो गई थी, टट्टी निकल गई थी मेरी मैया रे। मिस एलिस कहती है सुसान क्या तुम्हें उस गैंग के बैकग्राउंड के बारे में पता है कुछ? वो कहती है हाँ मुझे पता है, वो बाली मिंग था, वो तियानजू की जगह पर रहता है, इस समय वो विक्ट्री टावर में है। एलिस कहती है सुसान तैयारी करो, क्योंकि ये किंग जी मेरे प्रोटेक्शन में है। और वो अपने मन में कहती है ये किंग जी मेरे प्यार के दुश्मन है, लेकिन उसका मीनी की हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, उसका अपमान करने की? उसका अपमान सिर्फ मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। अब हमें विक्ट्री टावर का सीन दिखाया जाता है, उसी टावर में एक कमरे में अपनी रुआ
और किंगजी बेहोश पड़ी होती है। वो कमीना हंसते हुए कहता है साकुन जल्दी करो, यांग इरफान को फोन लगाओ, उससे कहो अपने वाइफ के बदले में 4 चेहरे वाला बुद्धा यहाँ पर लेके आ जाए, नहीं तो उसकी वाइफ को कोठे पे बेच देंगे। वो भी कहता है यस मास्टर। तभी दरवाजा तोड़ के अपना दया भाई आ जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अपनी लीन आ जाती है। वो कहती है बालीमिंग के बच्चे, तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को किडनैप करने की। वो कमीना तुरंत अपना हथियार निकाल लेता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है साली आखिरकार तू कौन है और तुझे मेरा नाम कैसे पता चला। सुजान कहती है तहर माई क्या, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, बॉडीगार्ड उसे पकड़ो। वो लोग भी कहते हैं यस मैम। इतना कहने के बाद बंदूक ताने लेते हैं उस गुंडे की तरफ। तभी साकुन तुरंत ये किंगजी को उठाता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वो कहता है अगर किसी ने भी गोली चलाई तो मैं इसका गला मुंडी सब एक कर दूंगा, अलग कर दूंगा। मिस एलिस कहती है हार मान जाओ और उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। वो भी कहता है अजी घंटा, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो। इतना कहने के बाद ये किंगजी के गले पे एक छोटा सा कट मार देता है जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है। तभी ये किंगजी के गले में एक लॉकेट होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। उसके चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है जिससे उस कमीने को एक झटका लगता है, वो दूर फेंका जाता है। वो कहता है अरे ये क्या हुआ, अरे मम्मी रे चोट लग गई मुझे। फिर तुरंत उस बैरियर के अंदर से बहुत सारे छोटी छोटी लाखों करोड़ों सुइयां निकलती है, मतलब नीडल निकलती है। उस बंदे को छेद छेद के इतना छेद कर देती है, इतना छेद कर देती है। वो डायलॉग याद आ गया, अरे छेदी लाल हम तुम्हें इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज आ जाओगे कहां से सांस ले और कहां से पा दें। यानी कहने का मतलब ये बंदा मर चुका है और वहीं पर ये किंगजी ने यार लिन डरा चुकी होती है। वो अपने मन में कहती है ये तो सचमुच एक फ्लाइंग स्वॉर्ड तलिस्मान है। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता और एक लवर का रिश्ता दोनों अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब उसे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है और मुझे एक लॉकेट दिया है। इसी बीच वो कमीना और कमीनी मौके का फायदा उठाकर खिड़की तोड़कर वहां से भाग जाती है। एलिस कहती है कोई भी उन लोगों का पीछा नहीं करेगा, सबसे पहले इसका इलाज बहुत जरूरी है। फ्रैंक जाओ उसका इलाज करो। वो भी कहती है ठीक है। वो जाती है किंगजू को उठाती है और उसके धड़कन में मतलब छाती पे कुछ लगाती है। यार धड़कन मतलब दिल को चेक करने वाला, यार इसका डिवाइस का नाम मुझे नहीं पता। वो बस चेक करती है और कहती है अरे ये तो स्टर्निंग स्पेल है, इससे लोगों को बेहोश किया जाता है। मैं इसे ठीक तो कर सकती हूँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये होंग जियांग छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, नहीं तो इसकी जान पर खतरा आ जाएगा। तभी अचानक से ये किंगजी के मोबाइल पर हमारे मेन कैरेक्टर का फोन आने लगता है। एलिस देखती है और कहती है अरे ये तो यांग इरफान है और तुरंत अपना आवाज बदल लेती है। ये किंगजी जैसी अपनी आवाज कर लेती है, कहती है हेलो। उधर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हेलो किंगजी, क्या तुम मेरे दादाजी के बर्थडे पार्टी में आओगे कि नहीं। अपनी मिस एलिस किंगजी की आवाज में कहती है हाँ यांग इरफान चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी के बर्थडे पार्टी में जरूर आ जाऊंगी, मैं कल ही वहां पर आ जाऊंगी। और अपने मन में कहती है ये किंगजी अब तुम यहाँ पर मजे करो, मैं जाऊंगी यांग इरफान के साथ मजे करने। ये इतना कहने के बाद पता नहीं कौन सा स्पेल करती है, अपना चेहरा बिल्कुल ये किंगजी जैसा कर लेती है। फिर अपने आप को शीशे में निहारते हुए कहती है हाँ ठीक है बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल ये किंगजी जैसी दिख रही हूँ। ऐसा लग रहा है भगवान भी आज मेरा मदद कर रहा है यांग इरफान से मिलाने के लिए। ओ मैं तो भूल ही गई, अभी ये किंगजी जैसी खुशबू मुझे अपने शरीर में लगानी है। अब हमें यांग मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूने कहता है बिग ब्रदर क्या आप सिस्टर इन लो को लेने के लिए नहीं जाओगे। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंस वुमेन है, वो अपने आप आ जाएगी, उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर के सामने एक दरवाजा खुलता है और फटाक से झटाक दे किंगजी आती है और उसके कोरा में चपक जाती है। वो कहती है यांग इरफान देखो मैं आ गई। भाई यूने के जल जाती है, जल के चौसठ हो जाती है। वो कहता है अरे ये सब क्या कर रहे हो, खुले हम में जल रही है, मैं सिंगल लवंडा में क्या करूँ, आए मेरे दिल में दर्द हो रहा है, अरे मेरे दिल में दर्द हो रहा है। सिंगल लवंडा मेरी तो कुछ तो इज्जत करो, मेरे सामने ये मत करो, मेरी जिंदगी तो कुत्ते से भी झंड है। नहीं कुत्ते की भी जिंदगी मुझसे अच्छी होती है। ए भगवान ये सब देखने से पहले मैं टपक क्यों नहीं गया। मेन कैरेक्टर उसे अपने आप से छुड़ाता है और कहता है हे डार्लिंग बताओ और क्या हालचाल है। वो शर्मा जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है, खुश हो जाती है, कहती है क्या कहा तुमने, मुझे डार्लिंग कहा, मुझे अच्छा लगा, फिर से कहो एक बार डार्लिंग, फिर से कहो मुझे। मेन कैरेक्टर कहता है आज ये इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पर सुसान आती है। वो कहती है हे मेरा नाम सुसान है, तुम जरूर यांग यूने हो है ना, चलो उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं, मेरे साथ कुपचिम चलो। वो साला जन्मजात भिड़िया, कभी उससे कभी कोई लड़की आकर बात नहीं कही है, बस इतने में वो पिघल कर जाता है और कहता है हाँ ठीक है चलो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, चलो कुपचिम चलो, कहीं भी लेके चलो, मैं चलूंगा बस तुम्हारे साथ। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर किंगजी के गाल पकड़ के नोचने लगता है। वो बस चेक कर रहा था कहीं ये नकाब उकाब तो नहीं लगाई, ये किंगजी है कि नहीं। वो जोर जोर से खींचने लगता है, वहीं पर अपनी किंगजी रोने लगती है, रोने की एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है यांग इरफान ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मेन कैरेक्टर तुरंत दूर हट जाता है। वो कहता है अरे नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे चेहरे पे कुछ लगा था, मैं तो बस वही साफ कर रहा था। और अपने मन में कहता है ये तो असली चेहरा है। किंगजी कहती है मुझे तुम्हारे बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, छोड़ो वो सब जाने दो। वैसे हमारे दादाजी का बर्थडे पार्टी कब शुरू हो रहा है, क्योंकि मैंने उनके लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। मेन कैरेक्टर कहता है ओ ऐसी बात है तो इसे अपने साथ लेकर चलो, बस पार्टी शुरू हुई होने वाली है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं पे करते हैं, आप लोग जरूर जानना चाहेंगे ये वीडियो इतना छोट क्यों हो गई है। ठीक है मैं आपको
बताता हूँ, माँ कसम इस एपिसोड का मैंने 2 बार बनाया था, 2 बार, दोनों बार स्टोरेज फुल होने के कारण डिलीट हो गया है। ये मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, मतलब छोटा छोटा करके बना रहा हूँ कि स्टोरेज फुल ना हो। भाई एक ही वीडियो बनाने में हालत खराब हो गई है, एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार बनाया यार, एकदम हालत खराब हो चुकी है। मजबूरी समझो यार, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, सब कुछ करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और आप सभी को एक बात बता देता हूँ, इस एपिसोड का मतलब 18वां एपिसोड का एक और पार्ट मतलब दूसरा पार्ट आएगा, उसे भी देख लेना। तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।